हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और एंशिएंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य में यूपीपीसीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उसमें अगर हम एक बुद्ध काल को छोड़ दें, ठीक है, बौद्ध धर्म को छोड़ दें, तो बौद्ध धर्म में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। संख्या की दृष्टि से इसके बाद बौद्धों के बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मौर्य साम्राज्य को ही पूछे गए हैं। मौर्य साम्राज्य को लेकर के ही लगभग 150 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। यूपीपीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही ध्यान से हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन को हमने कवर करने की कोशिश की है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। ये पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य साम्राज्य में, तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखना, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है भारत में, प्रथम भारतीय साम्राज्य किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात को भी याद रखना। पूछा गया था, पहली बात तो ये याद रखना कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो वो है विशाख दत्त, ठीक है। दूसरी बात, मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, तो ये बात भी याद रखना। मुद्रा राक्षस में कुछ विशेष चीज़ें लिखी गई हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है, तो ये बात याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वृषल और कुलहीन जैसे शब्दों का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है, तो मुद्रा राक्षस में किया गया है, और मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखना जस्टिन के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सेंड्रोकोट्टस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि विलियम जोन्स जो है ये पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्टस की जो पहचान है वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, तो इस बात को भी याद रखना। सेंड्रोकोट्टस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने दी है, तो वो विलियम जोन्स ने दी है, इस बात को भी याद रखना। इसके अलावा सेंड्रोकोट्टस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो वो किया है जस्टिन ने, ठीक है। जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस भी कहा है, इस बात को भी याद रखना। पूछा गया था कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो याद रखना चाणक्य कौटिल्य का ही नाम है। कौटिल्य या चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, मुख्य सलाहकार थे, ठीक है। चाणक्य का बचपन का नाम पूछा गया था। चाणक्य का बचपन का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य का बचपन का नाम जो है ये विष्णुगुप्त है। कौटिल्य हो, चाणक्य हो या फिर विष्णुगुप्त हो, ये तीनों ही नाम किसके हैं, तो ये चाणक्य के हैं, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो वो कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो मौर्यकाल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, तो याद रखना ये शासन के सिद्धांतों और अभ्यास पर आधारित है, और इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, ठीक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन होता है, तो राज्य का सातवां अंग जो है ये मित्र होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र में मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। जैसा कि इसका नाम है अर्थशास्त्र, तो इसमें आर्थिक चीज़ों के बारे में नहीं लिखा गया है, बल्कि मुख्यतः ये राजनीतिक नीतियों से संबंधित पुस्तक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से भी की जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र की तुलना किस पुस्तक से की जा सकती है, तो याद रखना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डायमेकस के बारे में। डायमेकस भारत कब आया, ये प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखना डायमेकस मौर्य शासक बिंदुसार हैं, इनके शासनकाल में बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन, डायमेकस। तो याद रखना डायमेकस किसके शासनकाल में आया था, बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने
अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिलाया था? अशोक ने। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। और इसका उल्लेख जो है ये बुद्धघोष की पुस्तक है समंत पाशादिका ग्रंथ में मिलता है, तो इस बात को भी याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो मुख्यतः किस चीज़ का बना था? तो याद रखना पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल मिला है वो मुख्यतः लकड़ी का बना था। ठीक है, पटना में स्थित बुलंदीबाग एवं कुम्हरार ये स्थान के नाम है। पटना के जो मुख्यतः इन्हीं स्थानों पर खुदाई की गई थी, बुलंदीबाग और कुम्हरार, और यहीं की खुदाई से पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी या नहीं? तो बिल्कुल की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र ये पहली बार किस शासक ने जीता था? तो इस बात को भी याद रखना, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। ठीक है, फिर पूछा गया था कि वो अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर भी था, वो कौन सा अभिलेख है? वो जूनागढ़ अभिलेख है। किसका अभिलेख है? रुद्रदामन का। ठीक है, तो याद रखना रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसी अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर भी था। इसको हम थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में सौराष्ट्र प्रदेश जो कि गुजरात का हिस्सा है, जूनागढ़ शिलालेख में सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल जिनका नाम है पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? सौराष्ट्र प्रदेश में। किस झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है? सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का ये भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस निकेटर की सेना को कब परास्त किया था, कब हराया था? तो याद रखना 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर की सेना को। और ये कौन थे सेल्यूकस निकेटर? तो जो सिकंदर का साम्राज्य था उसके पूर्वी भाग के शासक थे सेल्यूकस निकेटर, इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वो मौर्य शासक अशोक ने की थी। अशोक के संदर्भ में एक और प्रश्न पूछा गया था कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। पहला कथन ये था, और दूसरा ये है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नए कर्मचारी की नियुक्ति की। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, अशोक का जो धम्म है, धम्म की जो परिभाषा अशोक ने दी वो राहुलोवाद नामक पुस्तक से ली गई थी। और अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नए कर्मचारी की नियुक्ति भी की थी। ठीक है, श्रीलंका जो है ये अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था, तो इस बात को भी याद रखना। हम बात करते हैं कि अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है, जो दूसरा बड़ा शिलालेख है, उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरलपुत्र आदि का उल्लेख मिलता है। इनको याद रखना, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से हैं? चोल हैं, पांड्य हैं, सत्तीपुत्र हैं और केरलपुत्र हैं। ठीक है, इनका उल्लेख किस में मिलता है? अशोक के दूसरे शिलालेख में। ठीक है, अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन पूछा था कि किसने जो है मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाया, प्रथम अस्पताल का निर्माण करवाया, तो वो किसने करवाया था? अशोक मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो ये कि अशोक के राज्यकाल में जो बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी बात, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दीपवंश और महावंश में मिलता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है ये मोगलीपुत्र तिस्य नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य शासक अशोक और उसका पौत्र दशरथ ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे?
तो मौर्य काल के मौर्य वंश के 2 शासक हैं, मौर्य शासक अशोक और दशरथ, दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि दशरथ जो थे, मौर्य शासक दशरथ भी अशोक की तरह ही देवनामपीय की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, जो देवनामपीय की उपाधि है या देवनामपीय दस्सी भी मिलता है कहीं पर, तो ये अशोक और दशरथ दोनों ने ये उपाधि धारण करी थी। किसके? देवनामपीय की। तो इस बात को भी याद रखना। रज्जुक कौन थे? रज्जुक के बारे में पूछा गया था, तो याद रखना मौर्य शासन में अधिकारी थे, ग्रामीण अधिकारी थे रज्जुक। ठीक है, और प्रदेष्टा कौन थे? तो मौर्य काल में प्रदेष्टा नामक जो अधिकारी था वो किस विभाग से संबंधित था? तो याद रखना वो न्याय विभाग से संबंधित था। जो प्रदेष्टा था वो किस विभाग से संबंधित था? न्याय विभाग से। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था सार्थवाह के बारे में। सार्थवाह क्या है? तो याद रखना कि मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। ठीक है, अशोक का जो तीसरा शिलालेख है उसमें 3 अधिकारियों के नाम मिलते हैं। एक है युक्त, दूसरा है रज्जुक और तीसरा है प्रादेशिक। क्वेश्चन पूछा गया था कि किन 3 पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेखों में? तो याद रखना युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, इन तीनों का उल्लेख मिलता है। फिर पूछा गया था कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसका? सारनाथ स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? अशोक ने। ठीक है, पूछा गया था कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है? तो वो सांची का स्तूप है, जो कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो वो सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जा सकता है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसको भी याद रखना, सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। और सांची का प्राचीन नाम भी पूछा था, तो प्राचीन नाम सांची का काकड़ाम या काकनाड भी मिलता है। तो दोनों बातें सही हैं। सांची का जो प्राचीन नाम है वो काकड़ाम है। ठीक है, भरहूत स्तूप की स्थापना किसके समय में होती है? तो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भरहूत स्तूप की स्थापना होती है। पूछा गया था कि किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो वो है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक और उसकी 2 रानियों का जो है अंकन किया गया है। फिर स्मारक और उनके स्थान के बारे में क्वेश्चन था। घोषिताराम मठ कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन, तो इस बात को याद रखना। घोषिताराम मठ कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। रानाभर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में है। धामेक स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ में है। और सहेत महत कहाँ पे है? श्रावस्ती में है। कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। घोषिताराम मठ कौशाम्बी, रानाभर स्तूप कुशीनगर, धामेक स्तूप सारनाथ और सहेत महत कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। ठीक है, पूछा गया था कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो याद रखना अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं, एक तो सहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा। ये 2 अभिलेख ऐसे हैं जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखना अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट पूछा गया था कि वो स्थान जहां प्रारंभिक अशोक या प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वो स्थान कौन सा है? वो है अनुराधापुर। कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि किस तरह से लिखी जाती थी? तो याद रखना खरोष्ठी लिपि जो है ये दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 3-4 बार पूछा हुआ है, तो इसको भी याद रखना। अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं, एक तो ये याद रखना। दूसरा पूछा गया था कि किन शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? तो उसको भी याद रखना। मास्की, नेत्तूर, गुर्जरा एवं उदयगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम, ये 4 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि कर्नाटक के कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है, और पूछा गया था कि ये जो कंगनहल्ली है ये कहाँ पर है? एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। ठीक है, दूसरा पूछा गया था कि अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र जो उत्कीर्ण किया गया है
ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कंगनहल्ली में स्थित है। कंगनहल्ली कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और जिसके नीचे राड्यो अशोक लिखा है, तो इस बात को याद रखना कि कर्नाटक के कंगनहल्ली में एक बौद्ध स्तूप है और उस स्तूप में सम्राट अशोक का उनकी रानी के साथ प्रस्तर पर यानी पत्थर पर जो चित्र है वो उत्कीर्ण किया गया है और उसके नीचे राड्यो अशोक या राजा अशोक लिखा है, ठीक है। अशोक का जो रुम्मिंदेई अभिलेख है, उस रुम्मिंदेई जो स्तंभ अभिलेख है उसमें बुद्ध के जन्म से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। तो पूछा गया था कि अशोक का जो रुम्मिंदेई स्तंभ अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कौन से बुद्ध, गौतम बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो गुर्जरा शिलालेख है ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया था। तो याद रखना मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला है वहाँ पर स्थित है कौन सा, गुर्जरा शिलालेख। आगे चलते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना जो भाब्रू स्तंभ लेख है, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। और एक मिनट, और यही जो अभिलेख है, जो भाब्रू स्तंभ अभिलेख है, इसी में अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी बताया गया है। तो इस बात को भी याद रखना कि भाब्रू स्तंभ लेख में ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कालसी के बारे में। कालसी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। और कालसी क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखना अशोक के शिलालेखों के कारण कालसी प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो धौली और जौगढ़ से मिले हैं। धौली और जौगढ़ कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, ये पूछा गया था। एर्रागुडी या एर्रागुडी, यहाँ से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर पूछा गया था कि अशोक का कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण, धार्मिक समन्वय या फिर धार्मिक सहिष्णुता, यही सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके। तो पूछा गया था कि जो 12वां शिलालेख है वो धार्मिक संश्लेषण की बात करता है, ठीक है। याद रखना जो 12वां शिलालेख है ये धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक समन्वय की बात करता है। कौन सा शिलालेख है, 12वां शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो वो 13वें शिलालेख में किया गया है, ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया था कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख है, तो एक तो अशोक के ही अभिलेखों में कलिंग विजय का उल्लेख है जो कि अशोक ने स्वयं कलिंग विजय की थी, लेकिन ऑप्शन में जो है अशोक के अभिलेख नहीं थे। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें नंद राजा के द्वारा कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। एक बात ये याद रखना, हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है कि नंद राजा द्वारा कलिंग विजय करके यहाँ से अर्थात कलिंग से ले जाई गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख है, ठीक है। खारवेल जो है कहाँ के शासक हैं, कलिंग के शासक हैं। नेक्स्ट अशोक का जो दूसरा शिलालेख है, अशोक का जो दूसरा शिलालेख है और अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में दक्षिण भारतीय राज्यों की बात की गई है। अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों जिसमें चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना दी गई है, जबकि जो 13वां शिलालेख है उसमें चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पूछा गया था कि जो टालमी है, टालमी फिलाडेल्फस, वो कहाँ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था कि जो तुर्मे है ये कहाँ का शासक था, तो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस कहें या फिर तुर्मै कहें, ये एक ही है। और ये कहाँ का शासक था, तो ये मिस्र का शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा गया था कि किस ताम्रपत्र या किस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने की बात कही गई है, तो याद रखना जो सौगौरा ताम्रपत्र है, सौगौरा ताम्रपत्र में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश दिया गया है। ये जो सौगौरा ताम्रपत्र है ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये प्राप्त हुआ था। और दूसरा है एक महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश से प्राप्त हुआ था।
तो याद रखना कि सौगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है और ये अभिलेख दोनों सौगौरा भी और महास्थान भी, ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित है। तो अभी तक सौगौरा के बारे में पूछा गया था, महास्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बिल्कुल ठीक बात है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय की थी और उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो बिल्कुल करता था, इसलिए मौर्य साम्राज्य का जो है इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक था। ठीक है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान नहीं दिया था, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत हैं जिनका नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो याद रखना मेगस्थनीज जो है ये भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगस्थनीज किसके दूत थे? ये भी पूछा गया है, तो याद रखना मेगस्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगस्थनीज की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 12 बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिका का लेखक कौन है या फिर मेगस्थनीज की पुस्तक कौन है। तो याद रखना मेगस्थनीज की पुस्तक कौन है? इंडिका है। इंडिका में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को या एक बार इसका क्वेश्चन मौर्य समाज को लेकर भी पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदलकर। इंडिका में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है और ये भी लिखा है कि प्राचीन भारत में भारतीय समाज में दासता प्रचलित नहीं थी, अर्थात दास प्रथा के प्रमाण जो हैं ये इंडिका से नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किस पुस्तक में भारतीय समाज में या मौर्य समाज में जो है 7 श्रेणियों में विभाजन का वर्णन है, तो वो कौन सी पुस्तक है? इंडिका है। ये 7 वर्ग हैं कौन कौन से? तो याद रखना दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री, ये 7 वर्ग हैं। ठीक है, मेगस्थनीज ने दार्शनिकों के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो ब्राह्मण दार्शनिक, दूसरे श्रमण दार्शनिक। 2 प्रकार के दार्शनिकों की बात भी बताई है किसने? मेगस्थनीज ने। क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य काल में टैक्स की चोरी करने वालों को किस प्रकार तक का जो है दंड दिया जाता था? तो याद रखना मृत्यु दंड दिया जाता था जो टैक्स चोरी करते थे मौर्य काल में उनको। फिर पूछा गया था कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? तो याद रखना इंडिका में है। इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का भी वर्णन दिया गया है। फिर पूछा गया था कि भाग एवं बलि ये क्या है? तो याद रखना कि ये प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का ऐसा कौन सा कार्य है जो कि मौर्य काल से जारी है? तो मौर्य काल में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था नगर पालिका द्वारा और वर्तमान नगर पालिका द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, मौर्य काल में भूमिकर जो है वो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो याद रखना भूमिकर सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। ठीक है, मौर्य काल में जो भूमिकर एकत्रित किया जाता था वो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष के द्वारा। और मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय थी उसको क्या कहा जाता था? उसको सीता कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें याद रखना। मौर्य काल में जो खान होती थी, जिसकी जो माइंस होती हैं, खानों का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता था? तो वो अकराध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। इस बात को भी याद रखना। आगे चलते हैं। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो विवीताध्यक्ष कहा जाता था। एवं चारागाहों पर लगने वाले शुल्क को क्या कहा जाता था? विवीत कहा जाता था। ठीक है, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने का कार्य कौन करता था? तो वो समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। मौर्य युगीन अधिकारी जो पौतवा अध्यक्ष है, पौतवा अध्यक्ष कौन था? तो ये तौल माप का प्रभारी होता था। फिर बात करते हैं एग्रोनोमोई की। मौर्य काल में एग्रोनोमोई कौन था? तो याद रखना एग्रोनोमोई जो है ये मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। फिर पूछा गया था कि पंकोदक सन्निरोधे, पंकोदक सन्निरोधे थोड़ा सा कठिन शब्द है। पंकोदक सन्निरोधे कौन था? तो याद रखना मौर्य प्रशासन में सड़क पर कीचड़ फेंकने या फैलाने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था।
पंकोदक सनिरोध जो है ये एक जुर्माना है जो कि सड़क गंदी करने के लिए लिया जाता था। जो लोग सड़क गंदी करते थे उनसे वसूला जाता था। फिर अधिकारी और उनके कार्य पूछे गए हैं, जैसे तलार, ये क्या करता था? ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। पट्टकोल कौन था? ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। सहसाधिपति कौन था? तो ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था। और जो बलाधिप था ये चुंगी का संरक्षक होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया था कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कितने प्रकार के न्यायालय थे? तो मुख्यतः 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक धर्मस्थी जो कि दीवानी न्यायालय था, और दूसरा है कंटक शोधन जो कि फौजदारी न्यायालय था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो वो मागध एवं सूद वर्गों का व्यवसाय था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था तो याद रखना। पूछा गया था कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो द्रविड़ों ने किया था। द्रविड़ में भी किसने? तो चोल शासकों ने। ठीक है, अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। इस बात को याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो वो कौन सा ग्रंथ है? वो अर्थशास्त्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया था कि पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी गई या पुनर्विवाह किस ग्रंथ में वर्जित बताया गया है? तो याद रखना, मनुस्मृति में विधवा जो स्त्री है उसको, एक सेकेंड, पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी गई है। कहाँ पर? मनुस्मृति में। हालांकि पुरुषों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है मनुस्मृति में। आगे चलते हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा किस तरह का सामाजिक स्तर दिया गया था? तो याद रखना, मनु द्वारा व्रात क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। किसको? विदेशियों को। अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? तो वो बृहद्रथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर मिलान वाला क्वेश्चन है, जैसे चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो सेंडोकोट्टस कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात, ये बिंदुसार की उपाधि है। अशोक को पियदसी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया था कि मौर्य काल में प्रणयम या प्रणय क्या था? तो याद रखना, मौर्य काल में प्रणयम या प्रणय एक आपातकालीन कर था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ है, बृहद्रथ की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। नेक्स्ट, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या किसने की थी? तो उसी के मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी, और जो है राज सिंहासन को हथिया लिया था। इस बात को याद रखना। अंतिम कण्व शासक जो है सुशर्मा को आंध्र जाति वृत्त सिमुक द्वारा मारा गया था। तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों मौर्य शासकों का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? जूनागढ़ अभिलेख में। किसका किसका? चंद्रगुप्त का और अशोक का। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। नेक्स्ट पूछा गया था कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष के नाम से अंकित मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो परखम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तभी ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।